हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल झा। फ्रेंड्स, आज हम सी ए इंटरमीडिएट का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड वो टॉपिक का नाम है दैट इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16? तो उसका नाम है दैट इज नथिंग बट बोरोइंग कॉस्ट। क्लियर? ओके। सबसे पहले मैं जब यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट लिखता हूँ ना, तो आपका दिमाग में जस्ट इंटरेस्ट बस ब्याज का खर्चा वही आपके दिमाग में चल रहा है। यस के नो? स्पेसिफिकली कोई भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट का एक्सपेंस करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस मैं बोलूंगा, पर जस्ट यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, वर्ड है बोरोइंग कॉस्ट। एंड बोरोइंग कॉस्ट में बहुत सारी चीज इंक्लूड होता है। वो बोरोइंग कॉस्ट का स्पेसिफिकली मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाना है। AS 16 का नाम क्लियर है, हम यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट कंसिडर करने वाले हैं। मतलब आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कंसिडर करने वाले हैं। इंटरेस्ट इनकम हम यहाँ पे AS 16 के हिसाब से कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रीजन, उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। इन AS 9 में आप जो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करते थे वो कहने से ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कुछ रिकॉर्ड करते थे। यस के नो? अगेन मैं मेरे लेक्चर का क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पे दे दूं। यहाँ पे मैं जितना भी ब्लैक इंक में लिखूंगा वो जस्ट एक मैं बोर्ड वर्क जैसा कर रहा हूँ, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हर एक थियरी मैं आपको प्रॉपर रेड इंक में जो यहाँ पे लिखूं वो आपको लिखते रहना है। क्लियर? सबसे पहले मुझे आपको मीनिंग समझा देना है। दैट इज नथिंग बट ये मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट मुझे आपको समझाना है कि बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में आप क्या क्या चीज कंसिडर कर लोगे। क्लियर? तो वो समझा दो। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट में टोटल 5 चीज ये लोग कंसिडर करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड रिलेटेड चार्जेस ऑफ बोरोइंग। अंदर जो लिखा है वो पहले मैं एक बार यहां पे लिख दूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड रिलेटेड चार्जेस ऑफ बोरोइंग हम कंसिडर करेंगे। सेकंड, अगर कोई भी कमिटमेंट चार्जेस है तो वो कमिटमेंट चार्जेस भी मैं कंसिडर कर लूंगा। थर्ड, कोई भी अमोर्टाइजेशन है। कौन सा अमोर्टाइजेशन? तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसको कंसिडर कर लेंगे। फोर्थ, अगर आपका कोई भी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लोन है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लोन, ये कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लोन को फर्स्ट नंबर के पॉइंट के साथ भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ में यहाँ पे 6 पॉइंट लेकर आओ। फिफ्थ में बोल दो तो अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है, कौन सा इंटरेस्ट एक्सपेंस? अगर आपने कोई भी असेट को फाइनेंस लीज पर लिया है तो उसको भी हम बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे। एंड छठा, दैट इज नथिंग बट अगर आपका कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है, वहां पे हम कॉम्बिनेशन सीखेंगे AS 11 एंड AS 16 का। क्लियर? ये सब कुछ आपको अभी छोड़ दो, मैं एक एक करके समझा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू AS 16 हम ये 6 चीज को बोरोइंग कॉस्ट में कंसिडर करेंगे। पहले मैं एक बार 6 चीज फिर से बोल दूं। इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, amortization on discount on issue of debenture, cost of maintaining a loan, interest expense in the case of finance lease, एंड अगर आपका कोई भी फॉरेन एक्सचेंज लॉस में से, मैं आपको सिखाऊंगा फॉरेन एक्सचेंज लॉस में से हम कोई पोर्शन को इंटरेस्ट एक्सपेंस मानेंगे, वो आएगा हमारा, छोड़ दो अभी। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड रिलेटेड चार्जेस ऑफ बोरोइंग। कहने से अगर लोन लेते हो तो लोन आपने मान लो 100 रुपए का लोन लिया, 10% का इंटरेस्ट था, तो आपको इंटरेस्ट तो दिमाग चल रहा है, पर यस यहां पे इन लोगों ने ऐसा बोला कि 100 रुपए की लोन लेने के लिए आपको 5 रुपए का प्रोसेसिंग चार्जेस भी इंकर करना पड़ेगा। बैंक वाले बोल रहे हैं आपको एक्स्ट्रा 5 रुपए देना पड़ेगा। नाम देते हो प्रोसेसिंग चार्जेस, पर वो कवर कहां पे हो जाएगा? AS 16 में, क्योंकि आपका बोरोइंग का पार्ट है। क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। कमिटमेंट चार्जेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कमिटमेंट चार्जेस? तो सिंपल, आप बैंक के पास एक कमिटमेंट लेते हो कि आप मुझे इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई पर्टिकुलर टाइम के दौरान अगर मैं आपके वहां पे लोन लेने के लिए आऊं तो आप मुझे वो रेट पर दे दोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट रेट। तो कहने से अगेन ये चेक करो तो ये भी आपका मार्केट रेट का कोई लेना देना है ही नहीं। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक फिक्स कर देते हो एंड वो फिक्स करने के लिए बैंक के पास एक कमिटमेंट लेते हो, तो वो कमिटमेंट का जो पेमेंट करते हो उसको भी आप क्या बोल दोगे? बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट कर लोगे। अमोर्टाइजेशन एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, मेरा वर्ड क्लियर है, ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। रीजन आपको पता होना चाहिए, एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013
आप कोई भी इक्विटी शेयर को तो डिस्काउंट पर इश्यू कर ही नहीं सकते, पर कहने से डिबेंचर तो कर सकता हूं ना। लाइक एग्जांपल दो, 100 रुपए का डिबेंचर है, मैंने 90 रुपीज में इश्यू किया, कहने से मैं डिस्काउंट अमाउंट इज नथिंग बट 10 रुपए। एंड मान लो ये डिबेंचर 5 साल है, 5 साल के बाद मैं प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करने वाला हूं, तो कहना से आपको लग रहा है ना कि 10 रुपए का जो खर्चा है वो डिबेंचर मार्केट में रेस करने का खर्चा था, मतलब फ्रेंड्स आपका बोरोइंग का ही खर्चा हुआ, यानी इसको A16 आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लोन, ये वर्ड आपके लिए नया है। लाइक समझाओ, इंडिया में क्या है, अगर आप कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हो या आप कोई भी कैश क्रेडिट लेते हो, किसके सामने होता है, तो कहना से आपको स्टॉक के सामने या डेटर के सामने। एवरी क्वार्टर पे आपको बैंक वालों को स्टॉक और डेटर का स्टेटमेंट सबमिट करवाना पड़े। वो सेल्फ अटेस्टेशन नहीं चाहिए, वहां पे कहने से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो सीए आपको कुछ फ्री में तो सर्टिफाई करके देने नहीं वाला है। आप ये जो खर्चा कर रहे हो ना, वो लोन लेने का खर्चा नहीं है, लोन को मेंटेन करने का खर्चा है। इसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंस इन द केस ऑफ फाइनेंस लीज। फ्रेंड्स लीज हमने पढ़ा था AS19 में, याद करो। फाइनेंस लीज में असेट लेसी की बुक में रिकॉर्ड होता है, वो इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट करते रहता है। इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूडेड होता है, इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है। जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसको मेरा कौन सा AS लगेगा, AS16 लगेगा। यानी फॉरेन एक्सचेंज लॉस इसको छोड़ दो, एक अलग से टॉपिक इसको मैं डिस्कस करूंगा, अभी उसको मारो गोल्ड। क्लियर, मेरे साथ बोलो 6 चीज बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में हम कंसीडर करेंगे। इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, अमोर्टाइजेशन ऑन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लोन, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है अगर कोई भी आपने फाइनेंस लिस्ट पर लिया है तो, एंड अगर आपका कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है। अब मैं आपको उसका ट्रीटमेंट समझा रहा हूं, बस ये ट्रीटमेंट अगर आपको पता चला तो आपका काम हो गया। नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस इज चार्ज टू P&L, है ना, वो हमारा खर्चा है वो P&L में। बट इफ दैट बोरोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर द क्वालिफाइंग असेट देन इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। अगर मैं नॉर्मली इंटरेस्ट का खर्चा है वो चार्ज कर दूंगा P&L में, पर अगर आप इंटरेस्ट का खर्चा कोई क्वालिफाइंग असेट के लिए कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन आपको वो क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। मैंने बोला ये क्वालिफाइंग असेट मतलब व्हाट, अगर कोई असेट को बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, रिपीट करो क्या लग रहा है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, फॉर व्हाट, तो असेट को रेडी टू यूज होने में, इन दैट सिचुएशन मैं बोल दूंगा ये असेट क्वालिफाइंग असेट है। मैंने बोला सब्सटेंशियल पीरियड होता क्या है, तो उन्होंने बोला सब्सटेंशियल पीरियड मतलब जनरली बोल रहा हूं 12 मंथ्स और मोर, 12 मंथ्स और मोर, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 मंथ्स है तो आप उसको बोल दोगे सब्सटेंशियल। बट अगर आपको लेसर पीरियड लेना है एंड अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो तो लेसर पीरियड भी आपके लिए सब्सटेंशियल पीरियड हो सकता है। रिपीट करो, नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस इज चार्ज टू P&L, पर अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर कोई क्वालिफाइंग असेट के लिए कर रहे हो तो आप वो क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे। मैंने बोला क्वालिफाइंग असेट मतलब व्हाट, जिस असेट को बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, एंड सब्सटेंशियल मतलब व्हाट, तो सिंपल 12 मंथ या उनसे ज्यादा, फॉर अगर लेसर पीरियड आप जस्टिफाई कर सकते हो तो ले सकते हो। मैं आपको समझो मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ आपको मुझे समझाने का। अगर मैं कोई भी लैपटॉप परचेस करो तो लैपटॉप मेरे लिए क्वालिफाइंग असेट है, आंसर इज नो। लैपटॉप मेरे लिए कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। एंड अगर लैपटॉप मेरे लिए क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो कहना इसे लैपटॉप परचेस करने के लिए अगर मैंने मार्केट में से कोई भी लोन लिया है तो कहने से उसका इंटरेस्ट मैं कहने से कहां पे चार्ज कर दूंगा, P&L में चार्ज कर दूंगा। सेकंड चीज, अगर मैं कोई भी बिल्डिंग परचेस करूं, वर्ड फोकस करना, आपको इतना समझ में आएगा। आपने क्या किया, तो क्या परचेस किया, परचेस करने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है, तो आंसर इज नो। परचेस करने में 12 मिनट भी नहीं लगता है, तो सिंपल इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट, एंड इफ इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट तो आप इंटरेस्ट फ्रेंड्स चार्ज कहां पे कर दोगे, P&L में। तीसरा समझो, अगर मान लो मैंने कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया एंड मान लो मुझे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में 15 महीने लगे, तो सिंपल ये क्वालिफाइंग असेट है, आंसर इज यस, इट इज अ क्वालिफाइंग असेट। एंड इफ इट इज अ क्वालिफाइंग असेट तो फ्रेंड्स आप इंटरेस्ट है ना वो कैपिटलाइज्ड करोगे, मतलब इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं करोगे P&L में। अब सर ये आप बोल तो रहे हो, पर AS16 की आपको जरूरत क्या थी वो तो समझाओ, वो समझाओ। हम छोटे थे तब से सीख के आए
कैन नॉर्मली असेट एक्विजिशन के टाइम अगर कोई भी खर्चा करो तो वो एक्सपेंस को आप कभी भी पीएनएल में चार्ज नहीं करते थे, वो एक्सपेंस को कहने से आप असेट की कॉस्ट में ऐड करते थे। तो सेम लॉजिक, ये इंटरेस्ट का खर्चा है, एंड अगर इंटरेस्ट का खर्चा है, यस यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया छोटी छोटी असेट को। लाइक सिंपल एग्जांपल दो, नॉर्मली अगर मुझे पूछो इन्वेंट्री, मेरा मान लो पेन बनाने का बिजनेस है, ये पेन बनाने का मेरा बिजनेस है, ये पेन बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है? तो ना, ये पेन बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब ये क्वालिफाइंग असेट है कि नहीं है? तो क्या नहीं है ना। अगर क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो कहना से इंटरेस्ट का खर्चा मैं कहां पे डाल दूंगा? पीएनएल में डाल दूंगा। मतलब कहना से इन्वेंट्रीज अगेन योर असेट, और इसको बनने में कभी भी 12 महीने नहीं लगते, और अगर 12 महीने नहीं लगते तो ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है, और अगर क्वालिफाइंग असेट नहीं है तब इंटरेस्ट जो भी है वो चार्ज कहां पे कर दोगे? पीएनएल में। पर अगर मान लो मेरे लिए एक इन्वेंट्री है, मेरा बिजनेस है ना वो लीकर का बिजनेस है, एंड फॉर योर नॉलेज लीकर के प्रोसेसिंग में नॉर्मली 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है, एंड अगर नॉर्मली 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है तो वो ये क्वालिफाइंग असेट है, एंड आप क्या कर दोगे? उसका इंटरेस्ट जो भी है ना वो क्या कर दोगे? कैपिटलाइज कर दोगे। मतलब हर एक इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट नहीं होगा ऐसा नहीं है। नॉर्मली इन्वेंट्री इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट, पर अगर आपकी इन्वेंट्री को भी बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है तो वो इन्वेंट्री आपके लिए क्वालिफाइंग असेट हो सकता है। एक और एग्जांपल दो, मेरा बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है? शिप का कंस्ट्रक्शन करने का मेरा बिजनेस है। फॉर योर नॉलेज, शिप कंस्ट्रक्शन करो, सी में आपको पूरा पूरा शिप कंस्ट्रक्शन करना है, उसको ऑब्वियसली 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है, तो आपके लिए क्वालिफाइंग असेट है। शिप बनाने वालों के लिए शिप है ना वो फिक्स असेट नहीं है, उनके लिए वो एक इन्वेंट्री है। इन दैट सिचुएशन उनके लिए इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग असेट हो सकता है, एंड बॉस उनका जो भी इंटरेस्ट होगा ना, मतलब जो भी बोरोइंग कॉस्ट होगा ना, कैपिटलाइज करेगा। अब मैं आपको समझाऊं ऊपर मैंने क्या समझाया था। इंटरेस्ट वाला पोर्शन, फर्स्ट वाला पोर्शन तो आपको दिमाग में गया, पर मान लो मैं कोई भी डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं, डिबेंचर जो मैंने इश्यू किया ना वो डिस्काउंट पर किया, मतलब कहने से पॉइंट नंबर ये थर्ड आया, डिबेंचर मैंने डिस्काउंट पर इश्यू किया। वो डिबेंचर का यूज, जो रुपए आए उसका यूज अगर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए करने वाला था तो बॉस इतना सोचने का, ये बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसको 12 महीने लग रहे, अगर आंसर इज यस तो दैट बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग असेट। इतना कंफर्म। उसके लिए चेक करो वो बिल्डिंग बनाने के लिए आपने मार्केट में से कोई फंड रेज किया है? किया है। कौन सा किया है? इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, और वो डिबेंचर का इंटरेस्ट है या डिबेंचर का डिस्काउंट है, वो सब कुछ AS16 एप्लीकेबल होगा, मतलब बोरोइंग कॉस्ट। एंड आपका बिल्डिंग वो क्वालिफाइंग असेट था, एंड अगर फ्रेंड्स बिल्डिंग क्वालिफाइंग असेट था तो डिबेंचर का इंटरेस्ट है, क्या डिबेंचर का डिस्काउंट है, वो पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, आप कहां पे ऐड करोगे? असेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। अच्छा, AS19 आप सीख के आए हो, फाइनेंस लीज पे मैंने कोई एक असेट लिया, वो असेट लेने के बाद मैं उसमें कुछ रिनोवेशन कर रहा हूं, उसको बनते बनते 12 महीने से ज्यादा टाइम लग रहा है, बनते बनते अगर 12 महीने से ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो मेरे लिए क्वालिफाइंग असेट है। फाइनेंस लीज में मैं जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूं, दैट इंटरेस्ट इज कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, वो इंटरेस्ट में पीएनएल में चार्ज नहीं करूंगा, वो इंटरेस्ट में असेट की कॉस्ट में ऐड करूंगा। सिंपल पर्पस देख लो, नॉर्मली इंटरेस्ट इज चार्ज टू पीएनएल, बट इफ दैट इंटरेस्ट इज incurred for the qualifying asset, then it should be capitalized. And what is the meaning of the qualifying asset? Asset को बनने में 12 महीने या उनसे ज्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक जितना भी पढ़ा उसका मैं नोटिंग डाउन करवा दूं। तो सबसे पहले लिखो आप, दैट इज समथिंग बट, टाइटल लगाओ, मीनिंग of borrowing cost, meaning of borrowing cost, clear? तो वहां पे लिखना that is nothing but interest expense and processing charges related to borrowing. Second लिखना, that is nothing but commitment charges थर्ड लिखना
amortization of discount on issue of डिबेंचर. नेक्स्ट लिखना कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लोन, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लोन. फिफ्थ लिखना फाइनेंस एक्सपेंस in case of finance lease. And the sixth लिखना foreign exchange loss क्लियर. वहां पे लिखना partly considered as बोरोइंग कॉस्ट. क्लियर. मैंने आपको छह चीज बोरोइंग कॉस्ट का लिखवा दिया. अब टाइटल लगाओ, दैट इज नथिंग बट ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. क्लियर. वहां पे लिखना normally borrowing cost is charged to P&L. Clear. Normally borrowing cost is charged to P&L. but लिखना but if borrowing cost is incurred for qualifying asset then it should be capitalized. अगर कोई भी बोरोइंग कॉस्ट आप इंकर करते हो फॉर द क्वालिफाइंग असेट देन इट शुड बी कैपिटलाइज. एंड नीचे लिखना क्वालिफाइंग असेट मीन्स एनी असेट which takes substantial period of time on construction, production or development. कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट. क्लियर. एंड वहां पे लिखना सब्सटेंशियल पीरियड मीन्स ट्वेल्व मंथ्स और मोर. if lesser period is justifiable then we can consider that period as substantial period. Clear. And next लिखना examples of qualifying asset.
एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिफाइंग असेट, तो वहां पे लिखना फर्स्ट, दैट इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सेकेंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ships and aircraft, clear. Sometimes inventory, like मैंने एग्जाम्पल दिया था, दैट इज नथिंग बट अल्कोहल, अगर आपका बनाने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है तो उसको कंसीडर करने का, बाकी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अभी लिखवाने का चालू किया है तो मुझे आपको दो चीज स्पेसिफिकली फोकस करना है। AS 16 का रेफरेंस मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ाया था, तभी भी मैंने दिया था, एंड AS 16 का रेफरेंस मैंने आपको जब इंड AS 108 पढ़ाया था तभी भी दिया था। मैं आपको सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ाया था, तब मैं आपको समझाऊं मैंने क्या बोला था। मैं वहां पे बोलता था नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस हम कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कंसीडर नहीं करते, सब्जेक्ट टू AS 16। मतलब अगर AS 16 अगर हाँ बोले तो आप सिंपल इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज कर सकते हो। कहां पे? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंटरेस्ट लेने का कि नहीं लेने का कंडीशन इतना था, अगर आपकी इन्वेंट्री को बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है तो ही आपको लेने का, बाकी लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं उसका भी एक बार रेफरेंस आपको यहां पे फिर से लिखवा दूं तो आपके दिमाग में रहे, दैट इज नथिंग बट AS 16 रेड विथ AS 2। तो वहां पे लिख दो नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस is not considered in cost of inventory. But if an inventory takes substantial period ब्रैकेट में लिखना ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 months फॉर प्रोडक्शन, देन वी कैन एड इंटरेस्ट एक्सपेंस इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हम इंटरेस्ट एक्सपेंस तब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा चीज, जब मैंने आपको AS 17 पढ़ाया था ना सेगमेंट रिपोर्टिंग, तभी भी मैंने ऐसा कुछ बोला था, नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन अ सेगमेंट एक्सपेंस। फ्रेंड्स आपको याद करो, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस सेगमेंट एक्सपेंस में 5 चीज नहीं लेते थे। कौन सी 5 चीज मुझे स्पेसिफिकली आपको याद करवाना है। सबसे पहला एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, HO का एक्सपेंस और इनकम टैक्स एक्सपेंस। मतलब नॉर्मली हम इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लेते थे, बट इफ दैट इंटरेस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटल एडिशन एज पर AS 16 रेड विथ AS 2 तो हम उसको कंसिडर कर सकते थे। क्लियर? वो हमने वहां पे तो लिखा ही था, पर अगर AS 16 पढ़ो तभी भी आपको ये दिमाग में जाना चाहिए। तो यहां पे मैं स्पेसिफिकली आपको लिखवा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट AS 16 रेड विथ AS 2 एंड 17। क्लियर? तो वहां पे लिखो normally interest expense is not included in segment expense, but if that interest is eligible for capitalization
eligible for capitalization as per AS16 read with AS2, then we can consider such interest expense in a सेगमेंट एक्सपेंस। क्लियर? तो हम कंसिडर कर सकते हैं। परफेक्ट है, डन। अच्छा, अब मैं आपको स्पेसिफिकली दो तीन चीज बात बताना चाहता हूं। मैं आपको तीन थियोरेटिकल कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। कौन से तीन थियोरेटिकल कंसेप्ट? एक चार्ट थ्रू समझो तो आपका परफेक्ट दिमाग में जाएगा। अगर चार्ट आपको रफ में ड्रॉ करना है तो कर देना। मान लो आज 2012 वाला ईयर चल रहा है एंड 2012 वाले ईयर में हमने क्या किया, तो एक लैंड परचेस किया। बैंक को मिलने के लिए गए ना, मैंने बैंक को बोला बैंक सुन ये लैंड परचेस कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर लैंड पर हम क्या करेंगे, तो हम ये पर्टिकुलर लैंड पर कंस्ट्रक्शन भी करने वाला है। तू मुझे आज लैंड एंड बिल्डिंग दोनों के लिए आप मुझे क्या करो, लोन दे दो। मैंने बैंक वालों को बोला कि आप मुझे लैंड एंड बिल्डिंग दोनों के लिए लोन दे दो। ये ईयर कौन सा है, तो कि 2012 है। क्लियर? अच्छा, पर किसने बोला कि जिस दिन लैंड परचेस करो उसी दिन आपको कंस्ट्रक्शन भी चालू करना पड़े? मैंने कंस्ट्रक्शन चालू नहीं किया। मैं आया 2014 में, 2014 में मैंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मैंने स्टार्ट किया 2014 में। मुझे इतना बताओ, ये 2000 आपका क्या बोलते हैं, 2012 से 2014 के बीच में जो भी मैंने कहना से लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट तो किया ही होगा। और ये जो लोन पर अगर मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया होगा तो वो इंटरेस्ट का मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे स्पेसिफिकली आप बताओ वो लोन का इंटरेस्ट कहां पे चला जाएगा। तो कहना से लोन का इंटरेस्ट मुझे चार्ज कर देना पड़ेगा पीएनएल में, बिकॉज लैंड परचेस करने में कभी भी 12 महीने लगते नहीं है। एंड लैंड परचेस करने में अगर कभी भी 12 महीने लगते नहीं है मतलब आपका क्वालिफाइंग असेट नहीं है। एंड अगर क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते। हाँ मैडम, श्योर? तो मुझे तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट कर दिया 2014 में। अब हुआ क्या, तो मेरा कुछ 2016 में, जस्ट अ मिनट, 2016 में मुझे क्या हुआ, तो कि गवर्नमेंट की नोटिस आई कि अब आप कुछ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम बंद करो। ये कब हुआ, 2016 में। क्लियर? एंड गवर्नमेंट की नोटिस आई, इफ यू आर जेन्युइन तो गवर्नमेंट की नोटिस आई तो काम बंद भी कर दोगे। तो ऑब्वियसली 2014 से 16 के बीच का जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, ये इंटरेस्ट को 100% बोल रहा हूं, इसको तो मैं कैपिटलाइज कर ही सकता हूं, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। एंड यस, अपने इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट किया। एंड अगर फ्रेंड्स आप इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट करो, इसको ये लोग बोल रहे हैं, एक कंसेप्ट बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। स्टार्ट करना मतलब कहना इसे कमेंस करना। तो आपने यहां पे इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट किया, मतलब सिंपल इसको मैं क्या बोल दूंगा, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। अच्छा, वो गवर्नमेंट की नोटिस आई थी कि बॉस आपने ये बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया विदाउट परमिशन। तो सब कुछ मैं गवर्नमेंट के पास हियरिंग में गया एंड 2017 में गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि यस कोई टेंशन नहीं है, आप सब कुछ सही कर रहे थे, अब कंस्ट्रक्शन अगेन स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपल बोलूं मैं 2016 से 2017 के बीच में एक टेम्पररी पीरियड के लिए मेरा इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन मुझे बंद करना पड़ेगा ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, मैंने कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं था। तो उसके बीच का जो भी इंटरेस्ट होगा ना वो मैं चार्ज कहां पे कर दूंगा, पीएनएल में कर दूंगा। एंड अगर टेम्पररी पीरियड के लिए अगर इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन अगर आप बंद कर रहे हो तो इसको मैं बोलूंगा सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। क्लियर? इसको मैं क्या बोलूंगा, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। दैट इज अधिक, मैंने जस्ट एक टेम्पररी पीरियड के लिए बंद किया। सेकंड चीज, 2017 के बाद आपका क्या हुआ, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका 2019 में आपका कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड हो गया। तो ऑब्वियसली
2017 से 2019 का इंटरेस्ट आपने एक्चुअली कंस्ट्रक्शन किया ही था, और अगर कंस्ट्रक्शन किया था तो बॉस आप इसको क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा तो कोई रूल है ही नहीं कि जिस दिन आप कंस्ट्रक्शन का काम खत्म कर दो उसी दिन आपको लोन का रीपेमेंट करना पड़े। मैंने लोन का रीपेमेंट किया 2021 में, रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट लोन रीपेमेंट किया 2021 में। ऑब्वियसली 19 के बाद तो कहने से मेरा कंस्ट्रक्शन का काम ही खत्म हो गया था, तो 19 के बाद जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, चार्ज कर दूंगा पीएनएल में। और अगर पीएनएल में चार्ज कर दूं, अगर पता चले ये परमानेंटली मैंने इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना बंद कर दिया, इसको बोलते हैं सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट करो उसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। टेम्पररी पीरियड के लिए बंद करो उसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। एंड परमानेंटली बंद कर दो तो उसको क्या बोलते थे, सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। मैं आपको क्लास में आके किसी को बोलूं कोई मस्ती कर रहा है, मैंने बोला तो नौकर में 2 दिन तक मत आना, बोलो मैंने उसका एडमिशन सीज कर लिया, क्या मैंने उसको 2 दिन के लिए सस्पेंड किया, तो 2 दिन के लिए सस्पेंड किया, दिस इज फॉर द टेम्पररी पीरियड। 3rd दिन पे आके वो आराम से बैठ के पढ़ सकता है, हाँ के ना। पर यस मैं बोल दूं कल से तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, क्लियर, तेरा एडमिशन में क्या कर रहा हूं, सीज करो ड्यू टू आपका कुछ मिसबिहेव की वजह से। तो इन दैट सिचुएशन मैं क्या कर रहा हूं, आपका एडमिशन सीज कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द परमानेंटली बंद, आप कल से यहाँ पे नहीं आओगे, दैट इज कॉल्ड द सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। इतना ध्यान रखना, सस्पेंशन ऑलवेज आपका टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, पर आपका जो सीजेशन होता है वो सीजेशन आपका परमानेंटली होता है, उसमें आपको जरा सा भी प्लस माइनस मिलने वाला नहीं है। अब मैं तीनों के लिए थोड़ा आपको डिटेलिंग करूं। इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन आप तभी स्टार्ट कर सकते हो जब असेट का एक्चुअल एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। रिपीट कर रहा हूं, असेट का एक्चुअल एक्टिव डेवलपमेंट मतलब जस्ट बातें नहीं, आप एक्चुअली वहां पे कुछ काम कर रहे हो। बाकी बहुत लोग क्या करेंगे उसका लॉजिक समझो, लॉजिक समझना। अगर आपका करंट ईयर में प्रॉफिट कम आ रहा है और अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो पब्लिक क्या बताएगी, बताए अपना बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है ना, वो ऐसा दिखाएगी कि हमने देखो ये असेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे एंड वो असेट हमारी क्वालिफाइंग असेट है, तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट क्या करेंगे, वहां पे चार्ज कर देंगे, मतलब वो आपकी जो क्वालिफाइंग असेट थी वहां पे, तो कहने से वो इंटरेस्ट जो पीएनएल में था वो पीएनएल में से निकल जाएगा एंड डायरेक्टली कहां पे ऐड हो जाएगा, असेट की कॉस्ट में। तो आपको पूछने का, चल तू बोल रहा है ना कि तेरा ये असेट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मुझे ये बता कि असेट का कंस्ट्रक्शन कब से चालू किया, वो बोले ईयर के फर्स्ट डे से। तो दोस्त नॉर्मली कोई भी बंदा अगर 12 महीने से कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, कि जस्ट ये छोटी सी 4 दीवार नहीं बनती, जितने फ्लोर बनाने होते उतने बन जाते हैं, मतलब आपका असेट के एक्चुअल कुछ डेवलपमेंट हो रहा था, वहां पे मुझे कुछ डाउट है। सस्पेंशन के लिए सिंपल सुन लेना, अगर कोई भी टेम्पररी डिले है जो आपका नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते ही रहने का, इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी टेम्पररी डिले है जो आपका नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते रहो, सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जब ऐसा पूछता हूं ना क्लास में, चलो कि उसका एग्जाम्पल दो, तो बहुत लोग कैसे फालतू एग्जाम्पल देते हैं पता है, सर लेबर का स्ट्राइक हो गया, अरे ऐसा रूल है कि असेट का कंस्ट्रक्शन करो तो लेबर का स्ट्राइक होना ही चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, टेम्पररी डिले है विच इज आर नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा मैं आगे नहीं जा सकता। एग्जाम्पल दो, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था, मैंने सीलिंग बना दिया, एक फ्लोर बन गया, ऊपर की सीलिंग बन गई। हाँ, तो सीलिंग बनाने के बाद अगर आपको सेकेंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन चालू करना है ना, तो 10-15 दिन रुकना पड़े, प्रॉपर वो सीमेंट बिमेंट डाल के आपको प्रॉपर पानी वानी डालना पड़ेगा, तो ही वो स्ट्रांग रहेगा, तो ही वो कंक्रीट रहेगा, बाकी कंक्रीट रहने वाला नहीं है। तो सिंपल ये टेम्पररी डील है जो मेरा नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है। तो 15 दिन ऐसा नहीं समझने का कि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम बंद रहा, मैं इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन नहीं कर रहा हूं, इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन सस्पेंड कर रहा हूं, विच इज टेम्पररी डिले बट इट इज अवर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये तो होना ही चाहिए। सेकंड एग्जांपल दो, मैं कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, अचानक से वहां पे कुछ वाटर लेवल बढ़ गया, अरे ब्रिज था कोई, कुछ अब रिवर पे वहां पे कुछ ब्रिज बना रहे, तो वहां पे वाटर लेवल बढ़ना इट्स अ नॉर्मल एक्टिविटी। तो सिंपल आपको इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते रहो, सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है।
लिकर के प्रोसेसिंग में एक बार प्रोसेस होने के बाद उसका प्रोसेसिंग ही ऐसा है कि मुझे उसको 12-15 महीने तक वैसे ही रखना पड़ेगा, टच ही नहीं करने का। इन दैट सिचुएशन आपको 12-15 महीने के इंटरेस्ट को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर ही सकते हो। सिंपल है, 3 सिचुएशन याद रखवा दू। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट करना, कोई एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर कंस्ट्रक्शन बंद कर रहे हो तो टेम्पररी पीरियड के लिए इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना बंद कर दो। पर अगर आप कोई भी असेट रेडी हो जाए उसके बाद तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट कहां पे चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। अब ये तीन पॉइंट की मैं आपको थियरी लिखवा रहा हूं। तो फ्रेंड्स हम इसकी थियरी लिख दे, तो टाइटल लगाओ, दैट इज समथिंग बट कमेंसमेंट ऑफ capitalization of borrowing cost, commencement of capitalization of borrowing cost। क्लियर? चल उसमें लिखना कैपिटलाइजेशन बिगिंस if following conditions are satisfied, if following conditions are satisfied। क्लियर? एंड उसमें लिखना फर्स्ट, बोरोइंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड, मतलब आपका नोशनल कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते, एक्चुअली आपका कुछ खर्चा हुआ है। borrowing cost is being incurred, and the second, active development is taken place। क्लियर? मैंने जो बोला था आपका एक्चुअल एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो, बाकी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अब सेकंड टाइटल लगाओ, दैट इज नथिंग बट सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। क्लियर? तो वहां पे लिखना whenever active development is interrupted due to abnormal reasons, then capitalization is suspended, then capitalization suspended। क्लियर? अगर कोई भी इंटरप्ट हो रहा है आपका कंस्ट्रक्शन में तो आपको ये करना पड़ेगा। एंड वहां पे लिखना सेकंड पॉइंट, कैपिटलाइजेशन of borrowing cost is not suspended when a temporary delay is necessary part of process of getting an asset
ready for intended use. क्लियर? अगर कोई भी टेम्पररी डिले है जो आपका नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है तो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते रहने का, सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है. एंड थर्ड लिखना, दैट इज नथिंग बट सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन. सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ borrowing cost. Cessation of capitalization of borrowing cost. Clear? तो वहां पे लिखना, if any of the following condition is satisfied, then capitalization of borrowing cost is seized. Capitalization of borrowing cost is seized. Clear? तो वहां पे लिखना, first asset has been constructed, मतलब वो रेडी टू यूज हो गया है. एंड द सेकेंड, बोरोइंग कॉस्ट आर नॉट बीइंग इनकर्ड. आइदर आपका असेट रेडी हो गया है और आपने लोन का पेमेंट कर दिया है, ये कुछ भी है तो इन दैट सिचुएशन आपको इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? सिंपल था 3 टॉपिक अभी तक का. मैं आपको एक बार AS16 याद करवा दूं. AS16 बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में हम क्या क्या चीज कवर करते थे. तो बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में मेन 6 चीज कवर करते थे. सबसे पहला इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग चार्जेस. सेकंड इज नथिंग बट कमिटमेंट चार्जेस. थर्ड इज नथिंग बट अमोर्टाइजेशन ऑन डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर. फोर्थ इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लोन. फिफ्थ इज नथिंग बट फाइनेंस एक्सपेंस इन केस ऑफ फाइनेंस लीज. एंड सिक्स इज नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज लॉस. वो एक हमारा अलग से टॉपिक होगा, उसको अभी छोड़ दो. Normally borrowing cost is charged to P&L, but if any borrowing cost is incurred for the qualifying asset, then it should be capitalized. And what is the meaning of the qualifying asset? So the qualifying asset means any asset which takes substantial period of time for ready to use. And substantial period of time मतलब what? जिसको बनने में 12 महीने या उनसे ज्यादा टाइम लगता है. पर अगर कोई लेसर पीरियड अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो तो उसको भी कंसिडर कर सकते हो. 3 कंसेप्ट सिखाएगा, commencement of capitalization, suspension of capitalization and the cessation of capitalization. commencement मतलब इंटरेस्ट को कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट करना, उसको बोलना है commencement of capitalization. अगर कोई भी टेम्पररी डिले है, अच्छा मतलब अगर कोई एबनॉर्मल रीजन की वजह से कोई टेम्पररी पीरियड के लिए अगर इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना बंद कर रहे हो तो उसको मैं बोल दूंगा सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन. एंड अगर एक बार असेट रेडी हो जाने के बाद उसको परमानेंटली एक बार उसका कैपिटलाइजेशन बंद कर दो तो उसको हम बोल देंगे सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन. क्लियर? पर यस मैं बोल दूं, असेट का इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन तभी स्टार्ट कर सकते हो अगर असेट का कुछ एक्चुअल एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया. अगर कोई भी टेम्पररी डिले है जो आपका नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है तो इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन करते ही रहने का, इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? बस हमने अभी बहुत कम चीज पढ़ा है. अब एक काम करें, नौकर का मटेरियल ओपन करो एंड हम AS16 में जितने भी क्वेश्चन है वो एक एक सॉल्व करना स्टार्ट करें. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करें. सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ रहा हूं. एक्स लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट. सॉरी 7 अभी नहीं कर सकते, क्वेश्चन 6 से करते. चलो क्वेश्चन 6 में पढ़ रहा हूं. GHI लिमिटेड obtained the loan for rupees 70 lakh on 15th April 2010 from JKL Bank to be utilized as under construction of a factory shed 25 lakh, purchase of machinery 20 lakh, working capital 15 lakh, advance for purchase of truck 10 lakh. In March 2011, construction of the factory shed was completed and machinery which was ready for its intended use was installed. Delivery of truck was received in the next financial year.
Total interest was rupees 9,10,000 was charged by the bank for the financial year ending 31st March 2011. Show the treatment of interest under AS 16 and also explain the nature of the asset. Friends, मस्त क्वेश्चन है. 15 अप्रैल को लोन लिया. पहले तो आप गलत समझ रहे हो, हर एक चीज का कंस्ट्रक्शन मैंने 15 अप्रैल को किया. आंसर इज नो. 15 अप्रैल को लोन लिया. कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड आपका कंप्लीट हो गया मार्च 2011 में. मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन होगा ना वो तो अप्रैल से पहले को चालू हो गया होगा. मतलब फैक्ट्री शेड को कंस्ट्रक्शन में 12 महीने से ज्यादा लगे तो वो क्वालिफाइंग असेट था. परचेस ऑफ मशीनरी परचेस करने में कभी भी 12 महीने नहीं लगते तो वो क्वालिफाइंग असेट नहीं है. वर्किंग कैपिटल भी क्वालिफाइंग असेट नहीं है. एडवांस फॉर परचेस ऑफ ट्रक भी आपके लिए कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है. तो इसका फ्रेंड्स आंसर कैसे लिखेंगे, तो मैं स्टार्ट करूं. दैट इज समथिंग बट क्लास वर्क. क्वेश्चन नंबर 6 क्लास वर्क. क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, अब मेरे साथ 3 कॉलम का एक टेबल बनाओगे. एंड उसमें मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट पर्पस, अमाउंट एंड जो भी रुपीस है वो रुपीस इन लैक्स है. whether it is qualifying asset or not. क्लियर, वो क्वालिफाइंग असेट है कि नहीं वो आपको बताना है. क्लियर. चलो सबसे पहले पर्पस एक एक करके चेक करें. पहला लिखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री शेड 25 लाख का खर्चा है. फ्रेंड्स तो यहां पे पर्पस में लिखूंगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड 25 लाख का खर्चा था एंड क्वालिफाइंग असेट है. तो आंसर इज यस, वो क्वालिफाइंग असेट है. क्लियर. नेक्स्ट अगर चेक करो परचेस ऑफ मशीनरी 20 लाख एंड परचेस ऑफ मशीनरी अगर 20 लाख है तो वो आपके लिए क्वालिफाइंग असेट है. तो वो चेक करें. परचेस करने में फ्रेंड्स कभी भी 12 महीने नहीं लगते एंड अगर कभी भी 12 महीने नहीं लगते तो परचेस ऑफ मशीनरी उसके लिए आपने जो भी 20 लाख का खर्चा किया था वो आपके लिए क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है. क्लियर. थर्ड हम चेक करें दैट इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कहने से आपने 15 लाख का खर्चा था तो यहां पे लिख रहा हूं वर्किंग कैपिटल. एंड वर्किंग कैपिटल अगर आपका 15 लाख का खर्चा था, वर्किंग कैपिटल भी कभी भी आपके लिए क्वालिफाइंग असेट नहीं हो सकता है. तो उसमें भी क्या लिख दिया मैंने, नो लिख दिया. एंड लास्ट चेक करें दैट इज नथिंग बट एडवांस फॉर परचेस ऑफ ट्रक. एंड एडवांस फॉर परचेस ऑफ ट्रक अगर चेक करें, एडवांस फॉर परचेस ऑफ ट्रक वो कितना था 10 एंड वो भी आपके लिए कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है. चेक करो, आपने 100 का बोरोइंग किया था, वो 100 का बोरोइंग मैंने आपको मैच करवा दिया. जस्ट अ मिनट, आपने 100 का बोरोइंग किया था, सॉरी 70 का बोरोइंग किया था, वो 70 का टोटल आपका मैच है. दैट इज नथिंग बट 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 10 55 एंड 55 प्लस 70. तो सिंपल वो कितना आपका मैच हो गया. डन. अब हुआ क्या, 70 लाख के बोरोइंग में से जस्ट 25 लाख का बोरोइंग ही ऐसा था जो हमारा क्वालिफाइंग असेट के लिंक कर हुआ था. तो कहने से मुझे प्रपोर्शन रखना पड़ेगा. तो सिंपल अगर मैं यहां पे चेक करूं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड एंड अगर वो हम चेक करें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड तो कैसे होगा समझो. ये आपका बोरोइंग की अमाउंट है एंड ये आपका इंटरेस्ट की अमाउंट है. क्लियर. तो सिंपल मैं प्रपोर्शन रख रहा हूं कि भाई 70 लाख के बोरोइंग में से हमने जस्ट कितने रुपीस का इंटरेस्ट किया था. तो हमने जो पेमेंट किया था इंटरेस्ट का टोटल 9,10,000 का किया था. 70 लाख के सामने अगर हमारा 9,10,000 का इंटरेस्ट था और उसमें से कहने से मेरे लिए क्वालिफाइंग असेट जस्ट कितने का था, तो मेरे लिए क्वालिफाइंग असेट था 25 लाख का. तो 25 लाख के सामने कितना होगा, तो अगर आप कैलसी में चेक करो 25 लाख इंटू 9,10,000 डिवाइडेड बाय 70 लाख. अगर फ्रेंड्स आप कैलसी में चेक करो तो फ्रेंड्स अगर हम कैलसी में चेक करें तो हमने क्या प्रपोर्शन रखा था, तो हमारा प्रपोर्शन ये था दैट इज नथिंग बट 25 लाख इंटू 9,10,000 डिवाइडेड बाय 70 लाख. तो अगर मैं आप कैलसी में लिखूं 9,10,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 70 तो सिंपल मेरा आंसर कितना है 3,25,000 है.
तो सिंपल ये टोटल 3,25,000 का इंटरेस्ट है ना, वो मैं क्या कर दूंगा, कैपिटलाइज कर दूंगा. इफ आई चेक, कैन आई से माई टोटल इंटरेस्ट जो था वो टोटल इंटरेस्ट था 9,10,000 का. क्लियर. एंड वो 9,10,000 के इंटरेस्ट में से 3,25,000 का जो भी इंटरेस्ट है ना, वो 3,25,000 का इंटरेस्ट हम क्या कर देंगे, तो क्या हम कैपिटलाइज कर देंगे. रिमेनिंग जो भी बचे, रिमेनिंग कितना बचेगा, तो अगर कैलसी में चेक करें 9,10,000 माइनस 3,25,000, अगर हम चेक करें तो कहना है हमारा आंसर कितना आया, 5,85,000 आया. एंड फ्रेंड्स वो 5,85,000 का इंटरेस्ट हम क्या कर देंगे, पीएनएल में डाल देंगे. क्लियर. तो बस फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहां तक ही रखते हैं, बाकी का जो भी है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.